फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी में। इस शॉर्ट वीडियो में आपको डिटेल सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं फर्स्ट स्लाइड से। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। देखिए स्पीसीज होता क्या है, कोई भी एनिमल जो है उसके दो प्रजाति होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो आपकी डाइवर्सिटी में सबसे निचले स्तर पर आने वाला जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं स्पीसीज। बात करेंगे अगर इंडिया की, तो इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री है जहां पर बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्रजाति के एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता, बहुत टाइप्स के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो इस टर्म के बेसिस में हम इंडिया को क्या बोल रहे हैं, रिचेस्ट जो है कंट्री बोल रहे हैं। बात करें अगर IUCN की, जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई कर रखा है कि क्या क्या चीजें देखी। पहली स्पीसीज है आपका एक नॉर्मल स्पीसीज, पहला वाला नॉर्मल स्पीसीज क्या है डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद है एंडेंजर्ड स्पीसीज, थर्ड में हमने कैटेगरी डाला हुआ है वल्नरेबल स्पीसीज, और फोर्थ में रेयर स्पीसीज, फिफ्थ में आपका एंडेमिक स्पीसीज, और लास्ट में आपने रखा है एक्सटिंक्ट स्पीसीज को। तो इन सारे स्पीसीज को हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, और बात करेंगे कि एंडेंजर्ड किसको बोलते हैं, वल्नरेबल किसको कहा जाएगा, एक्सटिंक्ट कौन हो गए हैं, एंडेमिक कौन है, रेयर कौन है, और नॉर्मल स्पीसीज कौन कौन है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले नॉर्मल स्पीसीज की। देखिए नॉर्मल स्पीसीज हम उनको कहते हैं हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल एज नोन एज नॉर्मल स्पीसीज। यानी कि वो एनिमल्स जो कि उनका पॉपुलेशन नॉर्मल है, वो ना तो डिक्लाइन हो रहे हैं ना ही वो कभी खत्म होंगे एज पर दिस एनवायरमेंट। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल स्पीसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कैटल को ले सकते हैं, साल या फिर पाइन ट्री को ले सकते हैं, और रोडेंट्स को ले सकते हैं, चूहे वगैरह जो आते हैं। ये सब आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अर्थ में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हैं, और इनको जो है इजीली इस एनवायरमेंट में हमारे साथ वो कंबाइन होकर जो है सरवाइव कर पा रहे हैं। उनको हम नॉर्मल स्पीसीज कैटेगरी में डालते हैं। बात करेंगे सेकेंड, एंडेंजर्ड स्पीसीज हम किसको बोलते हैं। देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं डेंजर फॉर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों बाद वो एनिमल क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, गायब हो जाए। तो उनके नंबर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। The survival of such species is difficult for the negative factors that have led to decline their population continue to operate। यानी कि जो population growth है वो डिक्लाइन होती जा रही है, और वो जो है और रिप्रोड्यूस करके और एनिमल्स जो है नहीं बन पा रहे हैं एनवायरमेंट में। एग्जाम्पल के और में ले सकते हैं, ब्लैक बक को ले सकते हैं, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, और आपका राइनो है, लायन है। ठीक है, ये सब आपके संघाई, ये सब आपके एनिमल्स जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब एंडेंजर्ड स्पीसीज कैटेगरी में आते हैं एज पर द IUCN। नेक्स्ट बात करते हैं वल्नरेबल स्पीसीज हम किसको बोलते हैं। देखिए दीज स्पीसीज आर होज population has declined from where it likely to move into the endangered category। यानी कि वो अभी एंडेंजर्ड में आए नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि वो डिक्लाइन होकर उनके नंबर्स जो हैं घट कर वो आ जाएं आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज में अपने नियर फ्यूचर में। यानी कि कुछ ही साल में, 10-12 साल में हो सकता है ये एंडेंजर्ड में आ जाएं। और इफ नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट आर नोन एज वल्नरेबल स्पीसीज। और इसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबल स्पीसीज बोल रहे हैं, जो कि हो सकता है नंबर्स उनका डिक्लाइन होकर वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में एंटर कर जाएं। बात हो रही है एग्जांपल की, तो ब्लू शिप ले सकते हैं आपका एशियाटिक एलिफेंट जो कि एशिया में सिर्फ पाया जाता है, आप डॉल्फिन को ले सकते हैं। बात हो रही है प्रॉपर आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन की, तो इस तरह के ये डॉल्फिन होते हैं। तो ये सारे के सारे एनिमल्स आप जो देख रहे हैं, इनको हम वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में डालते हैं एज पर द
IUCN। बात करेंगे नेक्स्ट स्पीसीज, रेयर स्पीसीज हम किसको बोलते हैं। देखिए स्पीसीज व्हिच विथ स्मॉल पॉपुलेशन, उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, एंड मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी। हो सकता है वो या तो वल्नरेबल में आ जाएं या फिर एंडेंजर्ड में आ जाएं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेयर स्पीसीज बोल रहे हैं। अल्टीमेटली स्टार्टिंग से ही इनका नंबर जो होता है ना वो लेस होता है, इनका नंबर पहले से ही लेस होता है। इफ नेगेटिव फैक्टर्स अगर इफेक्ट कंटिन्यू रहा तो ये लोगों को हम रेयर स्पीसीज में देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है आपका हिमालयन ब्राउन बियर, इस तरह का दिखाई देता है। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो की बात हो रही है, और आपके डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल की बात हो रही है। ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं आपके रेयर स्पीसीज में आते हैं। इस तरह का आपने जो है बर्ड जो है कम ही देखा होगा, बहुत ही ज्यादा जो है इसकी प्राइस होती है, बेची जाती है मार्केट में, क्योंकि ये पहले से ही रेयर स्पीसीज में आती है, कम नंबर्स में देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे एंडेमिक स्पीसीज हम किसको बोल सकते हैं। देखिए एंडेमिक स्पीसीज which are only found in some particular areas, कुछ ही एरिया में अगर वो पाए जा रहे हैं तो उनको हम एंडेमिक स्पीसीज बोल रहे हैं। यूजुअली आइसोलेटेड बाय द नेचुरल ज्योग्राफिकल बैरियर नोन एज द एंडेमिक स्पीसीज। एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में वो लोग पाए जाते हैं, यानी वही एनवायरमेंट में ही वो सरवाइव कर पाते हैं। अल्टीमेट जो है बात यही है, तो उनको हम बोल रहे हैं क्या, एंडेमिक स्पीसीज, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स। एग्जांपल की ओर पे ले सकते हैं आप अंडमान टील को ले सकते हैं, ठीक है। आपका पिगन हो निकोबर, अंडमान निकोबर में पाए जाने वाला एक पिगन है ये। उसके बाद अंडमान वाइल्ड पिग, इसको भी आप ले सकते हैं, या फिर आप मिथुन को ले सकते हैं जो कि अरुणाचल में पाया जाता है। ये सारे के सारे आपके एनिमल जो हैं वो एंडेमिक स्पीसीज में आ रहे हैं। आपको जो है ध्यान में ये चीज रखनी है। आगे बात करेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज की। देखिए एक्सटिंक्ट स्पीसीज हम किसको बोलते हैं कि ऐसे स्पीसीज आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च फॉर नोन लाइकली टू वेयर दे में ऑक्योर आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर वो पाए जा रहे थे लेकिन अब नहीं पाए जा रहे, उस टाइप के स्पीसीज को हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। सर्च करने पर, ढूंढने पर भी ये स्पीसीज आपको उस एरिया में और देखने को नहीं मिलते हैं, हालांकि वो किसी और एरिया में पाए जा सकते हैं। ये स्पीसीज में एक्सटिंक्ट फ्रॉम द लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कंटिनेंट और एंटायर द अर्थ। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं कि एक एरिया में या फिर रीजन में, कंट्री में अगर नहीं पाया जा रहा है तो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लें तो एशियाटिक चीता अब एशिया में देखने को ही नहीं मिलता। उसके बाद पिंक हेडेड डक है। देखिए पिंक है इसका हेड जो है, इस तरह का जो पिंक हेड डक है ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आपके आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि द नेगेटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉजेस द fearful depletion of the flora and fauna are the followings। क्या क्या फ्लोरा फोना कौन कौन है, जो कि क्या क्या रीजन है कि इसका नंबर्स जो है वो कम होता जा रहा है फ्लोरा और फोना का। देखिए हंटिंग है पहली चीज, जो शिकार किया जाता है राजा महाराजा के द्वारा। बहुत सारे टाइगर्स को, एशियाटिक टाइगर को जो है खत्म कर दिया गया उस टाइम में, तो हंटिंग एक रीजन है, और पोचिंग सेम चीज है। उसके बाद नेचुरल क्लाइमेटीज, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितनी ज्यादा बारिश होनी चाहिए नहीं हो रही है, क्लाइमेट में आपका CO2 बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है। तो इसके रीजन से नेचुरल क्लाइमेटीज जो चेंजेस आ रही हैं उसके रीजन से ये लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद सॉइल इरोजन, यानी कि जो जंगल वगैरह में एनिमल्स रह रहे हैं वहां पर जो मिट्टी है वो आपकी खत्म होती जा रही है। मिट्टी का जो इरोजन होता जा रहा है इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। बारिश का पानी हो सकता है, या फिर जो है एनिमल हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी ये हो रहा है। हम सॉइल को उठाकर अपने घर बनाने में और भी सारे काम को करने के लिए सॉइल को वहां से ले जा रहे हैं। नाउ और एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर आप क्या बहुत सारे जंगल हैं, उस जंगल को काट कर हम वहां पे खेती करना चालू कर दे रहे हैं, और इसकी वजह से भी आपका एक नेगेटिव फैक्टर जो है काम कर रहा है इस
फ्लोरा और फोना को डिस्ट्रॉय करने में। नेक्स्ट बात करें कि जो माइनिंग करी जाती है, जहां पर बड़े बड़े जंगलों के बीच में खुदाई करी जा रही है, चाहे वो कोल के खोज में हो, पेट्रोलियम के खोज में हो, या फिर जो है और कोई मिनरल्स किस खोज में हो, आपका एक्सकवेशन वर्क हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग एंड आपका पॉल्यूशन जो है, ये भी एक बड़ा रीजन है इस नेगेटिव फैक्टर्स और फ्लोरा और फोना को रिड्यूस करने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बैठ रही है बहुत सारी, गांवों को तोड़कर वहां पे शहरें बनाई जा रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं आपके जो है फ्लोरा और फोना, जो एनिमल लाइफ है और प्लांट लाइफ है अर्थ में, उसको खत्म करता जा रहा है। आगे बात करते हैं कि लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, कि हम अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को किस तरह से खोते जा रहे हैं। देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट ए बायोलॉजिकल इशू। ये एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, मतलब कि कोई डिजीज या फिर कोई वायरस की वजह से इस तरह के रीजन से आपकी डाइवर्सिटी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि हम कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, अलग अलग चीजें अर्थ में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइवर्सिटी में जो है लॉस देखने को मिल रहा है। जैसे कि बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। लेकिन अगर बायोलॉजिकल लॉस भी होता है तो उस टाइम में भी आपका कल्चरल लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्प्रोवाइज्ड एंड many indigenous and the forest department communities, यानी कि जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, जो अपनी जीविका के लिए अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर निर्भर हैं, तो उनके लाइफ को भी हम अफेक्ट कर रहे हैं। उनका जो कल्चरल जो सिस्टम है उस चीज को अफेक्ट पड़ रहा है, इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इसी आपके जो है लैंड एरिया ऑक्युपाई करने के लिए। तो इस तरह के जो लाइफ्स हैं, जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं, आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उनका कल्चरल सिस्टम जो है वो बर्बाद होता जा रहा है। दिस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेरियस कंपोनेंट्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, जैसे फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी। ये सब हम क्या कर रहे हैं कि ये सब हमें चीजें चाहिए, चाहे वो मेडिसिन हो, ठीक है, कल्चर हो, फूड हो, ड्रिंक हो, इन सब के लिए हम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उस फॉरेस्ट में मिलने वाले ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, लैंड एरिया ऑक्युपाई करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, अर्बनाइजेशन करना, तो उसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट लाइफ है, उनकी जो कल्चरल सिस्टम है, जो नाच गीत वो लोग करते हैं, जो पेड़ की पूजा करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं, ये सब चीजें जो है खत्म होती जा रही हैं। आगे बात करते हैं, देखिए द ड्रूगरी ऑफ वुमेन क्या है। देखिए, विथ इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। जितने भी आपके गरीब आदमी हैं जो जंगलों में, छोटे गांव में रह रहे हैं, तो वहां पर जो वुमेन है, जो गर्ल्स हैं, वो ज्यादा इफेक्ट उनके लाइफ पर पड़ रहा है। किस तरह से, देखिए कि इन मेनी सोसाइटीज वुमेन बियर द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर, वाटर एंड अदर बेसिस सब्सटेंसेस नीड। घर की बेसिकली जो नीड होती है, जैसे पानी लेकर आना, ठीक है, खाना जलाना, काठ लेकर आना जंगल से, ऊड को लेकर आना, फ्यूल का इस्तेमाल करना उसके, तो ये सब चीजें जो हैं वो वुमेन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। घर के जो ज्यादातर काम होते हैं वो वुमेन ही कर रही होती हैं। एज दीज रिसोर्सेस आर डिप्लीटेड द ड्रूगरी वुमेन इंक्रीजेस एंड sometimes they have walked more than 10 kilometer to collect these resources। यानी कि अप टू 10 किलोमीटर तक भी वो लोग ट्रैवल करते हैं इस तरह से चलते हुए पानी को लाने के लिए, या फिर जंगल से काठ को लाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर लोड पड़ रहा है, उन वुमन के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर जो घर का काम संभाल रहे हैं। These causes serious health problems for the women। और इसी सारी चीजों की वजह से उनको हेल्थ इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ किस तरह से किया जा सकता है।
किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। तो पहली चीज है, कंजर्वेशन इज द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, एसेंशियल हमारी नीड बन गई है कि इसको कंजर्व किया जाए और बहुत ही जल्दी किया जाए। जैसे कि इसकी एडवांटेज अगर हम बात कर लें कि एडवांटेज ऑफ कंजर्वेशन द नेचुरल रिसोर्स है क्या, किस तरह का एडवांटेज हमें इससे मिल सकता है, बात करते हैं। देखिए, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जो फूड चेन चलती है, जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन हो रही है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि कंजर्वेशन किया जाए। एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और यही आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फूड चेन, यही आपकी लाइफ की सपोर्ट सिस्टम होती है। अगर फूड साइकिल से एनिमल्स अगर डिप्लीट होते जाएंगे तो फूड साइकिल रन नहीं हो पाएगी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं होगी, तो अल्टीमेटली हम लोगों को ही प्रॉब्लम सहना पड़ेगा। चाहे वो वाटर हो, एयर हो, सॉइल हो, इन सब का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए हमें कंजर्व करना पड़ेगा। किसको? फॉरेस्ट को और वहां पे रहने वाली एनिमल्स को भी। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज एंड ब्रीडिंग, यानी कि एनिमल्स हो या प्लांट हो, उनकी जो ब्रीडिंग होती है, उनका जो डेवलपमेंट होगा, वो जो रिप्रोड्यूस करेंगे तो बहुत सारे और एनिमल्स और प्लांट बनते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ होगी, उनकी जो ब्रीडिंग होगी, इस सब के लिए भी जो है कंजर्वेशन करना पड़ेगा आपको, फॉरेस्ट को भी, ट्रीज को भी और वाइल्ड लाइफ को भी, नहीं तो ये लोग जो है एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के और पे बात कर सकते हैं कि इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट हैं हम, एंड फिशरीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। बात हो रही है यहाँ पे जो एनिमल्स, इस तरह के एनिमल्स जो कि आपके पानी में रहते हैं, तो उनका डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि वहां पर जो लाइफ है, वहां पर जो प्लांट्स हैं, जो फिश हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनमें भी आपकी फूड साइकिल चलती है और उनके भी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बात करेंगे क्या मेथड्स हो सकते हैं कंजर्वेशन के, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे हम कंजर्व कर पाएंगे वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को। द इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात करें तो एक प्रोटेक्शन एक्ट आया हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 1972 में, विथ वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, यानी कि हैबिटेट यानी कि ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स बहुत सारे हैं, जंगल है, तो उनको सेव करने के लिए एक एक्ट आया हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये था 1972 में आया हुआ था। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम was towards protecting the remaining population of certain endangered species। जितने भी endangered species कैटेगरी में आ चुके थे उनको सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट जो है वो लाया गया था। एंड बाय बैनिंग हंटिंग, यानी कि हंटिंग करना, शिकार करने को बंद कर दिया गया था उसी टाइम में, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, और उन जंगल को, उन वाइल्ड लाइफ को जो है लीगल प्रोटेक्शन मिली थी। फॉरेस्ट पुलिस जो थी वो वहां पे तैनात होती थी। एंड रेस्टरिंग द ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो हाथी का दांत था बेचा जाता था, टाइगर की स्किन बेची जाती थी, उसके नाखून बेचे जाते थे, ये जो ट्रेडिंग होती थी ना, इस ट्रेड को ही रोक दिया गया इसी एक्ट के द्वारा 1972 में। आगे बात करेंगे सेंट्रल एंड मेनी स्टेट्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसी के बाद ही आपके कुछ स्टेट्स जो थे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने नेशनल पार्क्स को बनाना चालू किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जो है बनाना चालू किया, और वहां पे अलग अलग एनिमल्स को लेकर आकर वहां पर उन्होंने जगह दी ताकि वो लोग आके वहां पे रिप्रोड्यूस करें और नंबर्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो इंक्रीज हों। The central government also announced several projects for protecting species animals such as Tiger Project and Project Rhino। तो इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स लेकर आई एनिमल्स को सेव करने के लिए। उनमें से दो नाम दे रखे हैं, एक है आप पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा है प्रोजेक्ट राइनो। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर में प्रोजेक्ट
इस तरह का बनाया गया जहां पर टाइगर को सेव किया जा सके और यहाँ पर आपके राइनो को सेव किया जा सके, क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं लगातार घटते जा रहे थे। मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर द स्नो लिपर्ड्स एंड द स्नो लिपर्ड्स एक्सेट्रा हैव बीन गिवन full partial legal protection against the hunting and trade throughout the India। इस टाइम में क्योंकि बहुत ज्यादा एनिमल्स के नंबर कम हो रहे थे, जैसे कि इंडियन एलिफेंट हो गया, ब्लैक बक और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्नो लेपर्ड, इन सबको भी जो है प्रोटेक्शन मिली, लीगल प्रोटेक्शन मिली और इनका जो ट्रेड होता था उस चीज को बंद कर दिया गया। ये अभी रिसेंटली जो है इंडिया ने ये सारी चीजें अपनाई हैं, कुछ ही 7, 8, 10 साल पहले की बात हो रही है। प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं कि पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो उसमें क्या क्या चीजें जो है रूल्स रेगुलेशन दिए गए थे। 1973 में आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर और यहाँ पे जो अथॉरिटीज हुआ करते थे उन्होंने रियलाइज किया दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड डाउन्ड और ये 1828 से जो है घटकर आपका डाउनलेडेड एक 1827 फ्रॉम एस्टिमेटेड 55,000, यानी कि 55,000 से घटकर ये 1827 नंबर्स में ही रह गए हैं और ये एक ही सेंचुरी की बात हो रही है। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, ये भी एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन वेयर पोचिंग, ट्रेड, यानी कि जो ट्रेडिंग हो रही थी, उनका जो बॉडी का पार्ट्स था, उनकी जो सेलिंग होती थी, उस चीज को रोकना था। श्रिंकिंग हैबिटेट, जो उनका एरिया शॉर्ट होता जा रहा था जंगल काटने की वजह से, उस चीज को भी हमें रोकना था। और डिप्लेटिंग ऑफ प्रे भी करना था, यानी कि जो खाना उनका कम हो रहा है, जैसे खरगोश को वो खाता है तो नंबर ऑफ खरगोश भी अगर कम हो रहे हैं तो भी उनको दिक्कत थी। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन जितना बढ़ता जा रहा था टाइगर को उतनी ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता अगर हमने प्रोजेक्ट टाइगर और इसी तरह के और भी चीजों को ना अपनाया होता। सिंस इंडिया, नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर इतने सारे टाइगर इनके पास हैं जो कि 1/3 पॉपुलेशन होगा आपके वर्ल्ड में नंबर ऑफ टाइगर्स का। These two nations become prime targets for poaching and legal trading। तो लीगली जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं आप, और ये सब चीजें इलीगल मानी गई आपके 1973 में। और ज्यादातर जो टाइगर्स थे वो नेपाल और इंडिया में थे, तो इन दोनों कंट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि टाइगर्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड वाज लॉन्च 1973 में हुआ था और ये बहुत ही ज्यादा पब्लिसाइज्ड, यानी कि लोगों के पास हर चीजें पहुंची, लोगों के पास अवेयरनेस आया कि ये चीज हमें रोकनी है, वाइल्ड लाइफ को सेव करना है। तो एक सक्सेसफुल कैंपेन रहा प्रोजेक्ट टाइगर। इनिशियली जो था इट शोड सक्सेस, बट 1993 में क्या हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैड ड्रॉप टू 3,600। फिर से पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ 1993 में और देयर वाज 39 टाइगर सिर्फ रह गए आपके इंडिया में। और इंडिया का जो एरिया था फॉरेस्ट एरिया 32,137 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था और वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है 39 टाइगर बचे हुए थे। बात हो रही है 1993 की। इंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे कि इंडिया में क्या क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। देखिए इंडिया जो है बहुत सारे स्टेट्स में अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और बहुत सारे फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस लिए। ये बनाया गया एक स्पेसिफिक एरिया में जहां पर एनिमल्स के हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके, सराउंडिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि उन एनिमल को डिस्टर्ब ना किया जा सके, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया जाए। तो पहला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बात कर रहे हैं दैट इज पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि केरला में है। इसको याद रखेंगे, पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। उसके बाद गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
गुजरात, गिर से याद रखेंगे गुजरात। आपका सारिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है आपके राजस्थान में, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में बड़ा ही फेमस है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गुजरात में है। ये आप पांचों नाम याद रखेंगे, पेरियर केरला, गिर गुजरात, आपका सारिका राजस्थान, मानस आसाम, वाइल्ड एस गुजरात। ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को याद रखना है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस किस जगह पर हैं। तो इस मैप में आपको ये होमवर्क है, बिल्कुल ढूंढिए और देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेंगे इंडियन नेशनल पार्क्स की। तो इंडियन नेशनल पार्क जो है वो भी सेटअप किया गया नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फेमस इंडियन कुछ पार्क्स हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है आपके उत्तराखंड में। आपका सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद आता है बंदागढ़ नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में। फिर है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपके आसाम में, और है आपका रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो है राजस्थान में। तो ये आपको पांचों पार्क्स भी याद रखने हैं, और ये सब के सब नेशनल पार्क्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कहां कहां पर नेशनल पार्क्स है, इस जगह पर हमने ये मार्क कर रखा है। ये सारे आपके नेशनल पार्क्स हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट आपको बस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की। तो इंडिया जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडिया में एक डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वही आपकी सारे फॉरेस्ट के जो है कंट्रोल करती है। फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। देखिए जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। तो रिजर्व फॉरेस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैज बीन डिक्लाइंड एज। तो रिजर्व फॉरेस्ट वो है तो ऑलमोस्ट हाफ इंडिया में जितना भी आपका फॉरेस्ट है, तो मोर देन हाफ % से ज्यादा को हमने रिजर्व कैटेगरी में डाल रखा है। दे आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस, मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस में वो आता है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ऑलमोस्ट 1/3 में आता है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द फ्यूचर डिप्लेशन, यानी कि और फ्यूचर और फॉरेस्ट जो है खराब ना हो उसके लिए ये जो है काम करते हैं इसी डिपार्टमेंट के लोग। नेक्स्ट थर्ड वाला आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। दीज आर अदर फॉरेस्ट वेस्टलैंड बिलोंग टू गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडस्ट्रियल्स एंड कम्युनिटीज। किसी भी कम्युनिटीज, जंगल के लोग, या फिर जो है गवर्नमेंट के द्वारा उस चीज को रेगुलेट किया जाता है, या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके जरिए से उसको कंट्रोल किया जाता है, जो आपके अनक्लासेस फॉरेस्ट हो जाते हैं, जो कि इंडिया के हर गांव शहर आसपास आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट स्लाइड की कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन कि कम्युनिटी क्या है। देखिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई ट्राइब रह रही है, कोई पॉपुलेशन रह रही है, तो उसको हम यहाँ पे कम्युनिटी बोल रहे हैं। और वो कम्युनिटी किस तरह से उनको कंजर्व कर सकती है, उस प्लांट को हो, फॉरेस्ट को हो, या फिर एनिमल्स को हो, वो सबसे अच्छे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उनके पास रह रहे हैं। इंडिया की बात करें तो लोकल कम्युनिटीज अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो ये लोग कंजर्व करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह से समझाया जाए इसके इम्पोर्टेंस को। इसी वजह से ही ये चैप्टर हम आज पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग बड़े होकर जब ऑफिसर बनेंगे तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए आप भी बहुत सारे एक्शंस लेंगे। इन सारिका टाइगर रिजर्वियर की बात करें जो कि राजस्थान में है, विलेजर्स हैव fought against mining by the Sitting Wildlife Protection Act। तो उस टाइम में विलेजर्स थे वहां पर have fought against mining by Sitting the Wildlife Protection Act। तो उस टाइम में उन्होंने जो है बहुत लड़ाई करी थी इस चीज को आपके कंजर्व करने के लिए। इनहेबिटेड ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट की ले ले राजस्थान की हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट एज भैरवदेव देवकर सेंचुरी
डिक्लेयरिंग देयर ओन रूल्स व्हिच डोंट अलाउ हंटिंग एंड पोचिंग। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी सामने आए और उन्होंने भी जो है 1200 हेक्टेयर की जमीन को, फॉरेस्ट को जो है उन्होंने वहां पे अलाउ करना बंद कर दिया शिकार करने के लिए। ये सब चीजें जो है कम्युनिटीज के द्वारा डिसाइड करी जाती हैं कि हमें इस चीज को प्रोटेक्ट करना है। नाउ और एक चीज याद रखेंगे, चिपको मूवमेंट आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हिमालयस में ये किया गया था सक्सेसफुली कि फॉरेस्टेशन को, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे लोग आए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फॉरेस्ट को काटने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है, वुमेन जो है, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, वो चिपक गए थे ट्री के ऊपर, ट्री को ऐसे पकड़ के रख लिए थे ताकि लोग उन ट्री को ना काट पाए। तो इस तरह के मूवमेंट मुहिम जो हैं वो किए गए थे लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। नाउ फार्मर्स और सिटीजन ग्रुप लाइक आपके बेज बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था तहरी में, एंड नवदया हैव शो दैट एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स। तो ये जो आपका बीज बचाओ आंदोलन चला था, वो केमिकल्स का जो यूज है, फर्टिलाइजेशन का जो यूज है, उस चीज को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया गया था। इसको बोलते हैं बेज बचाओ आंदोलन। ये आपका चला था फार्मर्स के द्वारा और लोकल सिटीजन के द्वारा। तो लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं इस चीज को लेकर कि जंगल ना काटा जाए, वाइल्ड लाइफ को ना जो है छेड़खानी किया जाए। तो इसी तरह से कम्युनिटीज जो है आपकी चीजों को कंजर्व करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर रही हैं। और सारी चीजें सरकार अपने आप में नहीं कर सकती, तो हम लोगों को ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अपने लोकेलिटीज में, ताकि इन सब चीजों के ऊपर जो है काम किया जा सके और इनको कंजर्व किया जा सके, वाइल्ड लाइफ को और आपके फॉरेस्ट को। इंडिया में इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी चलता है, JFM जिसको बोलते हैं, गिव्स गुड इक्विवेलेंट इन्वॉल्विंग। तो यहाँ पर भी आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एक सिस्टम है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आपकी चलाई जाती है इनको सेव करने के लिए और लोकल कम्युनिटीज को जो है अवेयर करने के लिए। आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे, आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिली होंगी। चैनल में बने रहिए और इस तरह के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।